हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया और मैं बच्चों आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस एंड प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, जो कि 1900 में प्लैंक्स ने दिया था। अब प्लैंक्स ने जो ब्लैक बॉडी जो स्पेक्ट्रम है, क्वांटम फिजिक्स की हम बात करें तो क्वांटम फिजिक्स का ओरिजिन यहीं से मानते हैं, क्योंकि क्वांटम फिजिक्स की हेल्प से जो है वो हम क्या कर पाए थे, ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर पाए थे। ठीक है, तो उसके लिए जो सबसे मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो प्लैंक का था। तो ब्लैक बॉडी बच्चों आपको पता है कि ब्लैक बॉडी क्या है, इट इज द परफेक्ट अब्जॉर्बर एंड द परफेक्ट एमिटर। तो ये ब्लैक बॉडी है जिसके अंदर जो है वो क्या है बच्चों, जिसके अंदर ये क्या है, मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल जो है वो ऑसिलेटर की तरह, मतलब एटम जो है वो ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं और वो एनर्जी को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एमिट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो पहले क्वांटम फिजिक्स के पहले क्लासिकल लॉज थे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या था, लाइट अलग था और वेव अलग, मतलब वेव अलग था और पार्टिकल नेचर अलग था। ठीक है, फिर बाद में मतलब क्वांटम जब फिजिक्स आई तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि डी ब्रॉगली ने बोला कि पार्टिकल के साथ वेव भी एसोसिएटेड है, दोनों जो है वो एक साथ है, मतलब कि पार्टिकल के साथ वेव, मतलब जो वेव जो वो एसोसिएट है, और जो स्मॉल पार्टिकल है लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनके पास जो वेवलेंथ है वो एक मेजरेबल है एज कंपेयर टू द लार्ज साइज पार्टिकल। तो जो भी मटेरियल होगा उसके साथ वेव एसोसिएट होगी। अब ये हमारे पास बच्चों, यदि मैं बोलूँ ये मार्कर है, इसके साथ ही मूव करेगा तो वेव एसोसिएट होगी, पर पर उसकी जो वेवलेंथ है वो मेजरेबल नहीं। ठीक है, तो हम बात पे आते हैं कि ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर नहीं पाए थे क्लासिकली जो हम बात करते हैं कि जैसे रेले और जीन्स जिन्होंने क्लासिकली इसको इस पूरे मतलब स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो ये ब्लैक बॉडी में यहाँ पे क्या है, डिटेक्टर है। अब ये डिटेक्टर एक्सपेरिमेंटली जो था, जो रे एमिट हो रही है विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंज, तो ये प्लॉट करके जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी आई, इस मतलब डिटेक्टर ने एक्सपेरिमेंटली करके ये जो ब्लैक वाली जो लाइन है ये बेसिकली क्या है, एक्सपेरिमेंटली है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये जो था, फिर जो प्लैंक ने क्या किया, इस पूरे के पूरे को एक्सप्लेन करें। तो मैं यहां पे इस जो ये डॉट है, ये वाला जो प्लैंक का जो लॉ है, इस प्लैंक ने क्या किया, इस प्लैंक की इक्वेशन को जब यहां पे प्लॉट किया गया तो ये कर्व, तो इसको एग्जैक्ट जो ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हो गया। ठीक है बच्चों, और इससे पहले रेले एंड जीन्स, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये क्या है, क्लासिकली जो है वो एनर्जी डेंसिटी इस मतलब डिटेक्टर, तो जब इसको प्लॉट किया गया तो लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज में तो ये वैलिड था, पर जैसे जैसे देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ये इन्फिनाइट की तरफ कर जाता जा रहा है। तो इस तरह से कि लोअर मतलब मींस की फ्रीक्वेंसी में या आप बोलिए लॉन्गर वेवलेंथ में रेले एंड जीन्स जो था, जो कि क्लासिकली क्या था, एवरेज एनर्जी KT। तो क्लासिकली जो था वो लोअर वेवलेंथ हायर वेवलेंथ और लोअर मींस फ्रीक्वेंसी रेंज में रेले एंड जीन्स जो था वो कामयाब हो गया, पर वो पूरे स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में अनसक्सेसफुल हो गया। वो क्यों हुआ वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल जो भी ऑसिलेटर्स हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, और कॉन्टिन्यूसली एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर बाद में बोला कि नहीं, लाइट क्या एक क्वांटा के फॉर्म में और फोटोन क्या एक पार्टिकल है। ठीक है बच्चों, तो फोटोन पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, एनर्जी को क्वांटा की फॉर्म में भेज रहा है, मतलब 1h न्यू 2h न्यू 3h, मतलब कि डिस्क्रीट नेचर में है। तो प्लैंक्स ने कुछ एजम्पशंस ली इसको एक्सप्लेन करने के लिए। पहली जो एजम्पशन थी कि ये जो क्या है, जो भी एटम है
ब्लैक बॉडी में, वो एक मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से वो एमिट कर रहे हैं, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी जो एटम जो वाइब्रेट हो रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की वो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं। जिस फ्रीक्वेंसी से एटम जो है वो वाइब्रेट हो रहे हैं, उसी फ्रीक्वेंसी की क्या है, रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड अजम्पशन क्या थी? सेकंड अजम्पशन थी कि जो एनर्जी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा NH न्यू। n इज 0 1 2 3 एंड n, ये क्वांटा के फॉर्म में है। और थर्ड क्या थी अजम्पशंस कि जो ये जो एनर्जी है, जो ऑसिलेटर्स है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर की एटम जो है वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं पोजीशन में, तो हम उसको एक क्या मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर बोल सकते हैं, या उसको एक मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर बोला गया। और वो ऑसिलेटर एक दूसरे से जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट इज आल्सो इन द डिस्क्रीट मैनर, नॉट इन कॉन्टिन्यूस मैनर। ठीक है। तो हमारा प्राइमरी जो एम है वो बेसिकली क्या है, ये एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट करना। ठीक है। उससे पहले हमें एवरेज एनर्जी जो कि क्लासिकली ली गई थी, क्या KT, अब ये तो एक्सप्लेन कर नहीं पाया ये वाला, तो अब मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर के लिए हमें पहले एवरेज एनर्जी को कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कि ये KT है या कुछ और है। KT क्या है, ये तो क्या है, क्लासिकली एवरेज, इक्विपार्टीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग एवरेज एनर्जी ऑफ द ईच ऑसिलेटर इज KT। क्या ये मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर के लिए वैलिड होगी? नहीं होगी। अब हम सबसे पहले ये एवरेज एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, किसकी, मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर्स की। तो ये एजम्पशंस आप नोट कर लेना, ये एजम्पशन भी पूछी जाती हैं। ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी कितनी होगी ऑसिलेटर की, टोटल एनर्जी अपॉन n। ठीक है। इसको हम इक्वेशन में 1 कर ले। अब हमारा एम है पहले एवरेज एनर्जी निकालना, उससे पहले E और N। E इज द टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर या एटॉमिक ऑसिलेटर्स, जो कि एटम ये वाइब्रेट कर रहे हैं विद सम फ्रीक्वेंसी। N इज द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर। सपोज करो इसको इक्वेशन 1 को, इफ N इज टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। अब इन ऑसिलेटर के पास सपोज करो N0, देयर इज N0, N1, N2, N3 एंड NR, ये क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेटर है। और इन ऑसिलेटर के पास 0, H न्यू, 2H न्यू, 3H न्यू एंड R H न्यू एनर्जी है इन ऑसिलेटर्स के पास। कौन से जो मॉलिक्यूलर जो है वो ऑसिलेटर्स है। अब यहां से बच्चों हम बात करें, ये ऑसिलेटर्स हो गए। अब अकॉर्डिंग टू लिखो यहां पे, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन फैक्टर या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये जो एनर्जी है, द एनर्जी ऑफ, तो एनर्जी कितनी है E, ये जो NR ऑसिलेटर है उसके पास एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो RH न्यू बाई KT N0 होगी। अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत सारे ऑसिलेटर है, उनके पास जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी वो इस तरह से होगी। यदि R जो अर्थ ऑसिलेटर्स है उसके पास एनर्जी इस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब 1 में यदि हम बात करें तो N1 R1 होगा, तो N0 E माइनस H न्यू, मतलब कि N1 ऑसिलेटर के पास इतनी एनर्जी होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये हम बेसिकली बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम जो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने हो गए, N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड दैट इज NR। अब यहां पे पुट करिए इसको, N0, ठीक है, और इसके पास N0 हो गया बच्चों, N0 प्लस N, अब N1 कितना है, N0 E माइनस H न्यू बाई KT प्लस
एन नॉट ई माइनस 2h न्यू बाई के टी। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ n को 0 1 2 3 ऐसे करके हमने इसको पुट करते गए। ठीक है, तो n 0 हो गया। अब इसके बाद ये n नॉट ई माइनस आर एच न्यू बाई के टी। भाई n1 की जगह n नॉट ई माइनस एच न्यू बाई के टी, n2 की जगह n नॉट ई माइनस 2h न्यू बाई के टी लिख लिया, n नॉट ई माइनस आर एच न्यू बाई के टी लिख लिया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 में हमें n चाहिए और e चाहिए, तो हम पहले टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स हम यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहां पे हमारे पास n कितना आ गया, अब n नॉट को यहां पे कॉमन ले लो बच्चों, 1 प्लस ई माइनस एच न्यू बाई के टी प्लस ई माइनस 2h न्यू बाई के टी, और इसी तरह से ई माइनस आर एच न्यू बाई के टी। ये आ गया। ठीक है, अब टोटल n कितना हो गया इसको देखिए, ये एक सीरीज की फॉर्म में दी। x हम यहां पे x हम बात करें e माइनस एच न्यू बाई के टी पुट कर दें, तो हमारे पास सीरीज कितने बन गए, देखो ध्यान से, n नॉट 1 प्लस ये कितनी होगी x प्लस कितना हो गया 1 प्लस x, ये x हो गया, x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये इस तरह से ये हो गया बच्चे पूरा x की r तक, और ये हो जाएगा n नॉट 1/1 माइनस x आ गया। तो ये आ गया हमारे पास n नॉट, ये सीरीज फॉर्म में हम इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, तो ये 1/1 माइनस ई माइनस एच न्यू बाई के टी। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, नहीं दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो एन नॉट हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर आ गया। अब हम इसी तरह से यहां पे इक्वेशन नंबर 1 को यहां से लिख लें बच्चों, एवरेज एनर्जी इज E बाई एन, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो एन हमारे पास आ गया। अब हमारे पास टोटल एनर्जी हमें यहां से कैलकुलेट करनी है, तो टोटल एनर्जी हम यहां से कैलकुलेट कर ले ऑसिलेटर्स की, वो क्या होगी, टोटल जो ये 2 को आप लिख लीजिए। अब इक्वेशन अब नेक्स्ट हमारा काम है टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर्स निकालना। भाई मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर्स हैं, तो हम थर्मामीटर से तो हम एक ऑसिलेटर एक एटम से हम एनर्जी तो हम मेजर नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे टोटल एनर्जी किस तरह से कैलकुलेट करनी है। अब सपोज करो हमारे पास जो n0 है उसके पास 0 एनर्जी है, n1 के लिए h न्यू एनर्जी है, n2 के पास 2h न्यू एनर्जी है, nr के लिए rh न्यू एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना हो गया, n0 के पास 0 एनर्जी है, n1 के पास h न्यू एनर्जी है, n2 के पास 2h न्यू एनर्जी है, n3 ठीक है n3 के पास 3h न्यू एनर्जी है, और nr के लिए rh न्यू एनर्जी है। ठीक है, अब E जो होगी n1 कितना है हमारे पास, n नॉट ई माइनस एच न्यू बाई के टी मल्टीप्लाई बाई एच न्यू बच्चों। उसके पास n2 के पास n नॉट ई माइनस 2h न्यू बाई के टी है, मल्टीप्लाई बाई 2h न्यू है, प्लस n3 के पास इसी तरह से n नॉट ई माइनस 3h न्यू बाई के टी मल्टीप्लाई बाई 3h न्यू है। ये भी एक सीरीज के फॉर्म में बन गया। अब ये सीरीज के फॉर्म में कैसे बना, कॉमन देख लो क्या है इसमें, कॉमन है h न्यू ई माइनस एच न्यू बाई के टी, इसमें कॉमन है बच्चों। तो क्या आ गया यहां से 1 प्लस, देखो h न्यू है 1 प्लस x, 1 प्लस ये 2 भी तो है, दैट इज 2x प्लस ये 3 है 3, और ये एक तो चला गया बाहर और एक बचा 3x का स्क्वायर। अंडरस्टैंड। अब इसको हम सीरीज फॉर्म को वेल नॉन हम इस फार्मूले से लिख सकते हैं
यदि x क्या है हमारे पास, e माइनस एच न्यू बाई के टी, तो इसको हम 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर की फॉर्म में, यदि x मैंने e माइनस एच न्यू बाई के टी की फॉर्म में लिख लिया, ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब जो है यहां से टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी आई बच्चों, दैट इज एन नॉट ई माइनस एच न्यू बाई के टी, और एच न्यू हमारे पास यहां पे है, ये एच न्यू, ये बच्चों एच न्यू यहां पे अपॉन 1 माइनस ई माइनस एच न्यू बाई के टी का ये आ गया स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास ई भी मिल गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हम ले लें, 4 ले लिया बच्चों। अब ये क्वेश्चन नंबर 4, ये इक्वेशन 4, अब इसको हम पुट करेंगे 1 पे। इक्वेशन नंबर 2 जो n है, n हमें पता है, तो टोटल हमारे पास जो E आया, जो एवरेज एनर्जी आई, दैट इज एनर्जी आ गई, दैट इज एनर्जी। अब इसको हम यहाँ एवरेज ऐसे लिख लें, एवरेज एनर्जी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, वो कितना है, n नॉट अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है बच्चों, यहाँ वही 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर इस सीरीज में, तो 1 माइनस है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना ये e माइनस एच न्यू बाई के टी, एन नॉट से एन नॉट कैंसिल हो गया, यहां से एक ये कैंसिल हो गया, तो टोटल अब क्या हो गया हमारे पास, एवरेज एनर्जी हो गई हमारे पास E माइनस एच न्यू बाई के टी, एच न्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस ई माइनस एच न्यू बाई के टी। अब देखिए एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर इस फॉर्म में आई, क्वांटा के फॉर्म में, एच न्यू के फॉर्म, और क्लासिकली क्या है, एवरेज एनर्जी इज के टी। पर ध्यान रखना एच न्यू बहुत कम है के टी से, तो इट इज अगेन कन्वर्ट बैक इनटू, मतलब कि लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए ये वाला जो फार्मूला है, जो इक्वेशन नंबर 5 है, दैट इज कन्वर्ट इनटू द दिस के टी फॉर्म। अंडरस्टूड? तो हमें पता ही है कि लोअर में ये रेले एंड जीन्स क्लासिकली वैलिड था ही, लोअर फ्रीक्वेंसी और हायर वेवलेंथ की बात करें। अंडरस्टैंड? तो अब हम यहां पे ये आगे एवरेज एनर्जी, अब हमारे पास टोटल एनर्जी डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी, अब हमें एवरेज एनर्जी पता चल गई ऑसिलेटर्स की। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है यू, टोटल एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करना इन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। इस फ्रीक्वेंसी रेंज में हमें क्या निकालनी, एनर्जी डेंसिटी। वो कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितने ऑसिलेटर्स हैं और उनके पास एवरेज एनर्जी मल्टीप्लाई बाय द एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर्स, एवरेज एनर्जी ऑफ ईच ऑसिलेटर। तो ये कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स कितने हैं बच्चों, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, ये बेसिकली रेले एंड जीन्स ने जो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन दिया था कि नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ स्टेट्स की फॉर्म में, तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम रेले और जीन्स ने लिया था, वो प्लैंक ने वो ही यूज कर लिए कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम है, दैट इज 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू अपॉन आ गया सी क्यू। ये था टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर, जिसका एक डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, जो आप देखना चाहो तो फिजिक्स की जो पुरानी बुक, अच्छी बुक्स हैं, उनमें ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स दे रखा है, कैसे हम स्टेट्स कैलकुलेट करते हैं, एनर्जीज की स्टेट्स स्टैंडिंग वेव की टर्म में हमें यदि हम बात करें तो नंबर ऑफ ऑसिलेटर पर यूनिट वॉल्यूम है, ये हमें पता चल गया, मल्टीप्लाई बाय द एवरेज एनर्जी हम यहां से लिख लें एच न्यू। अब इसको ध्यान दीजिए, इसको और हम अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, यदि इस यहां से डिनोमिनेटर से भी एच न्यू ई माइनस एच न्यू बाई के टी को कॉमन ले लें और यहां से भी कॉमन ले लें। चलो पहले इसको लिख ही ले हम, ई माइनस एच न्यू बाई के टी 1 माइनस ई माइनस एच न्यू बाई के टी। ठीक है, तो हम इसको
कॉमन ले ले यहां से, तो ये कैसे आएगा 8 पाई न्यू क्यू डी न्यू अपॉन सी क्यू। इसको कॉमन ले लो एच न्यू, और इसको कॉमन जब लेंगे तो ये हो जाएगा 1, इसको कॉमन ले लेंगे तो 1 हो जाएगा ऊपर, 1 माइनस सॉरी दैट इज ई एच न्यू बाई के टी माइनस 1। समझे बच्चों, यहां से ई माइनस एच न्यू कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा यहां से, तो ये आ गया ई एच न्यू बाई के टी। ठीक है, तो टोटल जो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है 8 पाई न्यू से एच न्यू का क्यूब डी न्यू अपॉन सी क्यूब, सी का क्यूब है यहां पे, और इसमें हमारा आ गया 1 अपॉन ई एच न्यू बाई के टी माइनस 1। ये क्या है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है। इसको हम वेवलेंथ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज सी बाई लैम्डा इसको, तो इसकी बेसिकली ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन स्टार क्या है, ये हमारे पास है 8 पाई एच न्यू का क्यूब डी न्यू सी क्यूब 1 अपॉन ई एच न्यू बाई के टी माइनस। तो ये क्या है, प्लैंक्स रेडिएशन लॉ था। और ये जो सर्कल मैंने बनाए थे, ये एक्सपेरिमेंटली जो ये सॉलिड कर्व है, सॉलिड जो लाइन है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की, जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ये जो स्पेक्ट्रम की लाइन है, ये टेम्परेचर कम होगा तो ये वाला होगा T 1200 केल्विन, और हाई टेम्परेचर पे ये जो कर्व जो है इस वाले फार्मूले से जो है वो एग्जैक्टली मैच कर गया। रीजन क्या था, रीजन क्यों ऐसा हो गया कि क्लासिकली इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि क्लासिकली ये मानता है कि एनर्जी जो है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है, एमिट होती है और ट्रांसफर होती है ऑसिलेटर के बीच में, और दैट इज जो एवरेज एनर्जी है वो केटी है। बट फिर जब हम मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर की बात करें तो क्वांटम, तो प्लैंक ने कहा नहीं, वो क्वांटा की फॉर्म में है, एनर्जी जो है वो क्वांटा की फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है और एमिट होती है और एक दूसरे ऑसिलेटर में ट्रांसफर्स होती है। तो उसके लिए फिर हमने एवरेज एनर्जी कैलकुलेट की मॉलिक्यूलर ऑसिलेटर्स के लिए, और ये प्लैंक्स ने ये लॉ दिया जो कि एग्जैक्ट ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गया। ठीक है, थैंक यू बच्चों।